अगर यही रिएक्शन लाइट में होगी तो ये बहुत फास्ट होगी। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार हम क्विक रिवीजन करा देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का। आप लोग अपनी कॉपी में देख सकते हो, इससे आपका समझ में आ जाएगा आपको। और फिर चलते हैं रेट लॉ में। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है रेट लॉ। अच्छा, आयुष का तीन दिन का आपका ये चैप्टर छूट गया, तो हम आज ही वीडियो सेंड करेंगे आपको। वो तीनों दिन की वीडियो देख लेना, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे का नहीं होगा। ठीक है, कुलदीप तुम डिसाइड कर लेना पहले, फिर बता देना हमें। ठीक है, तो फिर हम आपको भी सेंड कर देंगे। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। तो हमने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने बोला 10 रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड फैक्टर हमने लिखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। फिर हमने फैक्ट लिखा था इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। एक फैक्ट और लिखा था रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिक्रीजेड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड हमने ये लिखा था आपका। थर्ड लिखा था हमने इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो हमने सबसे पहले कैटालिस्ट को डिफाइन करा था। कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज, एक वर्ड में लिख दें, विच कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग लिखी थी, ये लिख के ही आना है। कैटालिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। आ सकता है आपके डायग्राम बनाया था, एक बनाया था बिना कैटालिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व हमने, तो दूसरा बनाया था कैटालिस्ट की प्रेजेंस। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस पे एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। फिर इतना हमने कल पढ़ा था। उसके बाद आज पढ़ा हमने नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैसियस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। फिर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन में, होमोजीनियस रिएक्शन में, देन हेट्रोजीनियस। तो सबसे ज़्यादा होती है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन में। और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ रिएक्टेंस। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंस और स्टेबिलिटी ऑफ आपकी रिएक्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंस। बन जाएगा आप लोगों से, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंस। तो हमने कहा ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल शुगर पाउडर गेट्स डिजॉल्व मोर रैपिडली मोर फास्टली देन क्यूब ऑफ शुगर या क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। फिर एक और लिखा हमने वुड पीसेस बर्न्स मोर रैपिडली मोर फास्टली देन लॉग ऑफ वुड और ब्लॉक ऑफ वुड। फिर हमने लास्ट वाला पढ़ा इफेक्ट ऑफ लाइट और रेडिएशन। तो देयर आर सम रिएक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस आपकी और H2+Cl2 के कॉम्बिनेशन से HCl का बनना बन जाएंगे। ये आपके 6 फैक्टर थे। इनको जाके आपको आ सकते हैं भैया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है लिखने के लिए, का 4 नंबर में आता है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। अब इस चैप्टर का हम सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, इसको समझना है आपको। ये सेकेंड है रेट को एक्सप्लेन करने का। तो उसके बाद आ जाएगी इस चैप्टर के हम मेन पार्ट में आ जाएंगे, जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो डालिए हेडिंग। बिल्कुल आता है आपके एग्जाम में, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आ जाता है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action, according to law of mass action given by Guldberg, given by Guldberg and Waage, Guldberg and Waage, according to law of mass action given by गुल्डबर्ग एंड वागे। ठीक है, तो इनने क्या कहा था? ठीक है, आप कहोगे सर आप तो हमें रेट लॉ पढ़ा रहे हैं और आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा दिया स्टार्टिंग में। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन से ही जन्म हुआ है रेट लॉ का। तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन से हम रेट लॉ को कैसे जन्म लाते हैं इसको, और रेट लॉ से फिर रेट कांस्टेंट पे कैसे पहुंचते हैं हम, है ना सर, सिस्टोमेटिक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। ठीक है, तो देखो एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन से देखो यहाँ सभी लोग, एक रिएक्शन है जिसमें आपका ए पार्टिकल ऑफ ए react with B particle of B and form product। ठीक है, लिखते चलो बड़े धीमे धीमे, हम बिल्कुल आराम से चलेंगे। आप प्रोडक्ट में कुछ भी ले सकते हो, सी डी एफ जी एच एस वाई एम एन, कुछ भी, हमने ऐसे ही प्रोडक्ट लिख दिया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें लिखेंगे हम। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, रेट लिख के चलिए जैसे आपको अच्छा लगे, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन भी आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, आर ओ आर करके भी लिख सकते हो या रेट करके भी लिख सकते हो या आर। तो देखो यहाँ सब लोग ध्यान से, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट है। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन से, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट है आपके, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट है। यहाँ देखो सभी लोग, लॉ ऑफ मास एक्शन गुल्डबर्ग एंड वागे कहता है किसी भी रेट की, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, दैट मीन रेट ऑफ रिएक्शन, वो एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट समझ रहे हो यहाँ पर, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन से, इस वाले प्रोडक्ट से नहीं है, ध्यान रखिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक प्रोडक्ट है किसका? कंसंट्रेशन का। किसका? कंसंट्रेशन। किसके कंसंट्रेशन का? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का। तो यहाँ रिएक्टेंट क्या है? ए, और यहाँ रिएक्टेंट क्या है? बी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट है, ये कौन सा कंसंट्रेशन है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी लिखी थी ना इसको हमने, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज्ड टू द पावर विद देयर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। और पावर किसकी चढ़ाएंगे? इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की। ये स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर आप तभी लगाओगे जब रिएक्शन कैसी होगी? बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन शुड बी बैलेंस। जैसे हमने बोला N2H2 और NH3, अब आप ए वाली पावर नहीं लगा सकते अभी क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट की पावर हमें कब लगानी है? जब वो बैलेंस हो। तो अब इसकी बैलेंस रिएक्शन देखें तो 1 A3 और A2। तो अब इसको तो उन्होंने कहा ही नहीं, इससे कहा। तो जब इसके अकॉर्डिंग लिखते हम तो N2 की पावर कितनी चढ़ाते? 1, और H2 की पावर कितनी चढ़ाते? देखो ये रेट लिखने का दूसरा तरीका सीख गए आप। एक तरीका हमने किस में सिखाया था? एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जिसमें कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों लिखने आने चाहिए भाई। हम बार बार हमने कहा था कि दो तरीके से इसमें रेट लिखेंगे। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट होगी केमिकल रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to power with their stoichiometric coefficient with their number present in balanced chemical equation। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसको मॉडिफाई करके रेट लॉ बना है। वो क्या होता है बताते हैं, पहले इसको नोट करें।
वेयर, ये लिखना है बिल्कुल ध्यान से। ए एंड बी क्या हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लेकिन किस में? इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए, बच्चों हमारी बात सुनना है आप लोगों को, है ना, लिखते भलाई रहिए लेकिन हमें सुनना जरूर है। क्या ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है? कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे सामने क्या लिखा होना चाहिए? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। अच्छा, अगर इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू ए 2 इंटू बी, तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो पूरा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट कहीं भी लगा नहीं है, क्योंकि इसमें जो पावर है ये किस पे डिपेंड कर रही है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। जैसे हम लिख दें H2 + Cl2 2HCl, तो इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन अभी इसकी पावर कितनी आएगी? 1 1। अब पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2H2 2Cl2 और 4। रिएक्शन तो अभी भी बैलेंस है, लेकिन अब पावर कितनी हो जाएगी? 2 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और 10 से, तो 10H2 10Cl2, तो आपके कितने HCl हो जाएंगे? 10 10। कितने HCl हो जाएंगे? तो अब पावर कितनी लग जाएगी? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अच्छा सबसे सिंपल रेशियो तो यही आ जाएगा, कैंसिल कर दोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ मास, बहुत अच्छे से सुनना है आप लोगों को, लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर होती हैं ये सिर्फ नंबर हैं जो हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? बाय थ्योरी, थ्योरेटिकली डिटरमाइन। कैन डिटरमाइन थ्योरेटिकली। अच्छा, इन पावर से क्या हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलेगी क्या? नहीं चलेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रखे हुए हैं, तो पता चलनी चाहिए थी पावर से, लेकिन इन पावर से हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये पावर सिर्फ किस में लगी हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। मतलब ये कहीं से प्रूफ नहीं हुआ है कि आप इतनी पावर लगा दोगे तो रिएक्शन इस नंबर से आपकी बढ़ेंगी, ये कहीं प्रूफ नहीं हुआ है। तो इन पावर्स का रेट ऑफ रिएक्शन में कहीं कोई मतलब नहीं है। तो लॉ ऑफ मास रेट लो आएगा आपका, वो कुछ इन्हीं पावर में कमाल करेगा, सिर्फ इन पावर को चेंज कर देगा वो। और पावर को जैसे ही आप चेंज कर दोगे वो क्या बन जाएगा? रेट लो। अब वो पावर कैसे चेंज होगी वो हम बताते हैं आपको। पहले नंबर आपको ये समझ में आया कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ से ऑब्टेन्ड होंगे? फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी के आगे हम एक बार जरूर लिखना चाहेंगे, एक कहीं से एक्सपेरिमेंट से आया क्या? तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो लिखिए पुस्तक में थ्योरेटिकली डिटरमाइंड। ये दीपा क्लियर है तुम्हें? ये कहाँ से डिटरमाइन कर रहे हैं हम? थ्योरी से। अब देखो अब आना है रेट लॉ। इसी रिएक्शन में हम रेट लॉ लिखेंगे। इसी रिएक्शन में देखिए कैसे लिखेंगे हम रेट लॉ। ठीक है, ये रिएक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख ली बस लिखी रहने दो। अब हम इसी के आगे चल रहे हैं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ,
लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब हम आपको रेट लॉ का कमाल बताते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ का कमाल देखिए आप, ठीक है। रेट लॉ में भी हम यही लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे लिखते हैं रेट। जरूरी नहीं आप दो बार रेट लिखो, मतलब या तो रेट लिख लो या ROR लिख लो, ठीक है। हम ऐसी नॉलेज, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल यही लिख रहे हैं, बिल्कुल यही। देखना आप, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन अब यहाँ जो पावर आएंगी वो आएंगी XY। अब ये XY कहीं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखी थी क्या हमें? कहीं नहीं दिखी थी। तो ये XY कहाँ से हैं? ये XY आई हैं एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट से कैसे आई, हम एक्सपेरिमेंट तो आपको यहाँ करके नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो ज़रूर हम आपको समझा देते हैं। तो रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में हम जो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के उसको सुनना है अच्छे से। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर चढ़ी होती है रिएक्टेंट्स की वो कहाँ से आती हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अच्छा, ज़रूरी नहीं हम यहाँ XY लगाएं, हम कुछ भी लगा सकते हैं, बस A भी नहीं लगाना है। अल्फ़ा बीटा MN OP QR कुछ भी लगा सकते हो, बस हमें ये बताना है कि ये जो पावर है वो कहाँ से आई हैं? बाई एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट से कैसे आई वो हम आपको समझाते हैं। तो दोनों लॉ में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? ये थ्योरेटिकल लॉ है और ये कौन सा लॉ है? एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये पावर आप कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, कभी भी। ये पावर कहाँ से आई हैं? एक्सपेरिमेंट से। हमने लिख दिया N2 + 3H2 2NH3, तो अगर वो पावर आपने लगा दी तो वो क्या बन जाएगा? लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये वाली पावर सर हमें कहाँ से पता चलेगी? आपको बताई जाएंगी कि ये पावर एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन की गई है। अब हम आपको बताते हैं पावर कहाँ डिटरमाइन की गई है, कैसे डिटरमाइन की गई है, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये पावर कैसे डिटरमाइन की गई है, हम आपको इसको समझाते हैं। इतने ही बस लिखना, अभी इससे ज़्यादा मत लिखना। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल AB, इसकी पावर X और इसकी पावर Y। हाँ, अब देखो ध्यान से देखना सब लोग, ये X आया कैसे, ये देखना। क्या किया साइंटिस्ट ने? इसको कांस्टेंट रखा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया, और A के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। A के कंसंट्रेशन को कैसा कर दिया? डबल। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या देते हैं? जो प्रोडक्ट पहले बन रहे थे, तो पहले 1 लीटर बन रहा था, अब 4 लीटर बन रहा है, मतलब रेट कितनी हो गई? 4 टाइम्स। A का कंसंट्रेशन डबल, यहाँ देखना है सबको, A का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट 4 टाइम्स हुई। तो इससे उनको तुरंत पता चल गया ये X कितना रहा होगा। बात समझ में आई? ये X कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। अगर ये 2 नहीं होता ये X, तो इसका कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स नहीं होती। दूसरा, इसके कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया, इसके कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया और रेट हो गई 8 टाइम्स। रेट कितने टाइम्स हो गई? नहीं, रेट हो गई 9 टाइम्स। बताओ यहाँ पावर कितनी रही होगी? 2। कितनी रही होगी? 2। कैसे हम अंदाज लगा रहे हैं? ये हमें किसी ने बताई नहीं है, ये तो हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि अरे ये 3 है, यहाँ पर इसको 3 किया और रेट 9 टाइम्स हो गई, तो पक्का ये जो पावर होगी वो कितनी रही होगी? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 3 जा क्लियर। अगर 3 3 3 कर दोगे तो वो तो 27 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? एक्सप्लेन। अच्छा आप बताना, अब हम करते हैं। इसको डबल किया और रेट हो गई 8 टाइम्स।
अब बताओ x क्या होगा, कितना रहा होगा। सबसे बड़ी खास बात ये है कि रेट लॉ से हमें रेट का पता चल जाता है कि रेट कितने टाइम्स बढ़ानी है, कितने टाइम्स घटानी है, ये हमें रेट लॉ से पता चल जाता है। लेकिन अगर लॉ, जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा था, उसमें हम ए बी को चाहे जितना बढ़ाते जाएं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे रेट पे कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कौन एक्सपेरिमेंट से आई हैं, वो तो कहाँ से ली हैं हमने, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। और ये पावर कहाँ से आती हैं भाई, एक्सपेरिमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जो हमने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो, हमें v को कांस्टेंट, अगर हम मान लो इसको भी बढ़ाते, अभी मान लो आप इसको भी अगर हम बढ़ाते, तो फिर हमें इसका थोड़ी पता चलता, हमें एक का रिजल्ट देखना था ना, तो एक को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब देखो हम दोनों का करके दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, इसको भी डबल किया और इसको भी डबल किया, दोनों को डबल डबल किया हमने, ठीक है। या प्रोडक्ट जरूर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो एक्स वाई होती है ना, यही ऑर्डर कहलाती है, आप आगे जाके पढ़ोगे। अगर x प्लस वाई का सम 0 आया तो वो कहलाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, x प्लस वाई का सम 1 आया तो वो कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर, इसी प्रकार सेकंड, थर्ड। ये एक्स वाई, जो रेट लॉ में आप एक्स वाई डिटरमाइन करते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। कहाँ से आते हैं एक्स वाई, एक्स वाई कहाँ से आते हैं, एक्सपेरिमेंट से आते हैं। अब देखो, हमने कहा इसको डबल किया और इसको भी डबल किया और रेट 8 टाइम्स हो गई, समझ रहे हो। तो इसकी पावर कितनी रही होगी और इसकी पावर भी 2। लेकिन आप लोग ये गलती मत कर देना कि अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको ऐड करना है। तो 2 की पावर 2, तो ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और इसको भी 2 की टाइम 2 कर दो तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। टोटल रेट कितनी हो जाएगी, 8 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। यहाँ कंसंट्रेशन डबल किया, रेट कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स। यहाँ भी कंसंट्रेशन डबल किया, रेट कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स। तो यहाँ कितनी पावर लगी होगी, 2 2। तो इससे 4 टाइम्स हुई और इससे भी 4 टाइम्स हुई, तो टोटल कितने टाइम्स हो गई। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट ये किया गया है, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है। ये पावर आप हमेशा एक्सपेरिमेंट से आएंगी, कहीं से जज नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाल रखा है। एक रिएक्शन का नाम होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो पावर लगी होती है वह हमेशा एक्सपेरिमेंट से आती है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ इतना समझ में आना है कि रेट लॉ में और लॉ ऑफ मास एक्शन में सबसे बड़ा फ़र्क है इन पावर्स का। वहाँ जो पावर्स हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की है, और यहाँ जो पावर है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अभी इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें, ठीक है ना, इतना लिख गया, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं। तो रेट इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये यहाँ के आ जाएगा, और ये ए टू द पावर एक्स प्रोडक्ट बी टू द पावर वाई। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक रेट लॉ है, रेट कांस्टेंट। रेट लॉ तो आपको समझा दिया हमने, जी आ गया रेट कांस्टेंट, दिस इज अ रेट कांस्टेंट। इसको भी डिफाइन करेंगे हम, क्या होता है अभी डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। वो थ्योरेटिकल जे वाला है हमारा लॉ, मेन तो लॉ, लेकिन हम लॉ ऑफ मास एक्शन से यहाँ तक आए हैं। मतलब वो सीधे आपकी इक्वेशन को देख के हमें कर लेते हैं उसको सॉल्व। और इसको अगर आपके इक्वेशन में कोई भी पावर लगी हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि ये पावर कहाँ से आती है, बाय एक्सपेरिमेंट। ये सबसे बड़ा फर्क है। इन पावर्स को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के बता नहीं सकते। हाँ, अगर कोइंसिडेंस हो जाए कि ये पावर बिल्कुल वही आ जाए जो इक्वेशन में है, तो उसको सिर्फ कोइंसिडेंस माना जाएगा, और होता है ये। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो उससे देख के डिटरमाइन है, लक था वैसे ही पे गई हमारी बात। तो ये हमारा होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अभी इसको हम लिखेंगे सब कुछ, इसके बारे में अभी हम सब कुछ लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जे है रेट लॉ, दिस इज द रेट लॉ।
दिस इज द रेट लॉ। चलिए अब हम डेफिनेशन लिखेंगे। कोई हमें डेफिनेशन बता दो इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ देखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या लिखे हैं, मोलर कंसंट्रेशन, और अंदर क्या रखा हुआ है, रिएक्टेंट, रेज्ड टू द पावर विद देयर एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिएगा। तो डेफिनेशन में लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए डेफिनेशन में। हाँ, कहाँ पर बताया तो है हमने, वो तो ए और बी कहाँ से आए थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जो ऊपर हमने लिखी थी ना रिएक्शन, ए प्लस बी और प्रोडक्ट, तो वहाँ पर हमने ए की पावर ए लगाई थी इसको देख के, और बी की पावर बी लगाई थी इसको देख के। ए वाले ए और बी कहाँ से आए थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, लेकिन ए की पावर यहाँ एक्स लिखी है, यहाँ कहीं एक्स दिख रहा क्या, यहाँ बी की पावर वाई लगी, यहाँ कहीं वाई दिख रहा है, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, एक्सपेरिमेंट से। यही तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि ये हाँ भूलेंगे ना, इसको लिख रहे हैं ना, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, लेकिन ये कहाँ से आए हैं, बाई एक्सपेरिमेंट से आए हैं, है ना। चलिए अभी लिखेंगे ना इसको, हम सब लिखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए, द रेट ऑफ केमिकल reaction is directly proportional to the प्रोडक्ट, हम ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देते हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactants molar concentration of reactants raised with the power हम यहाँ लिखते हैं, रेट विद द पावर ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। देखो सृष्टि, उसमें जो ए और बी था उसको बोलते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट,